हाँ बेटे, कल हमने इंडिकेटर्स यानी सूचक तक कर लिया था, ठीक है। आज हम उससे आगे चलेंगे। आज हम करेंगे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनके रासायनिक गुणधर्म। हमने कल की क्लास में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, स्वाद कैसा होता है, कैसा असर डालते हैं अलग अलग इंडिकेटर्स के ऊपर, उतना पढ़ा था हमने, ठीक है। आज हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, तो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी इनकी डिस्कस करनी है वो है इनका मेटल्स के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन? मेटल्स के साथ, यानी धातुओं के साथ, ठीक बात है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मेटल्स होती है। तो एसिड हो या बेस हो, अम्ल हो रहा है क्षारक हो, इन दोनों में से कोई भी हो, ठीक बात है क्या। तो जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं? सोल्ट और हाइड्रोजन, यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक बात है क्या। एसिड जो है कॉमनली मोस्ट एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं मेटल्स, ठीक है। अभी एक रिएक्टिविटी सीरीज जो 3rd चैप्टर में आएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम वहीं पर, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि मेटल्स को हम एक सीरीज में रखते हैं। इसमें रखते हैं, उसको बोलते हैं हम रिएक्टिव सीरीज, ठीक बात है क्या। उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर होती है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी जो बहुत जल्दी और सबके साथ रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी रखती है। जैसे सबसे रिएक्टिव होती है पोटेशियम। क्या होती है? अगर हम उसे पानी में भी डाल दे, ठंडे पानी में, तो भी वो तुरंत पानी के साथ रिएक्शन करने लग जाते हैं और आग लग जाती है उसमें, ठीक बात है। इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक। और कुछ मेटल ऐसी होती हैं कि कुछ भी कर लो वो रिएक्ट ही नहीं करती किसी के साथ, ठीक बात है। उनको रिएक्ट कराने के लिए एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होती हैं, जैसे गोल्ड है, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव है, करता ही नहीं है। समझ में आ गई रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में? हाँ कोई बात नहीं, वो तो ठीक बात है। हाँ बेटे बोलो। हाँ देखो, हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, का जहां पर जो नया प्रोडक्ट बनता है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टीज जिनसे मिलके वो बना है उससे अलग होती हैं। पढ़ा था ना ये हमने। तो जब सोडियम और क्लोरीन से मिलके NaCl यानी के नमक बना, तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई बिल्कुल। अब ना उसमें सोडियम की प्रॉपर्टीज है ना उसमें क्लोर, अब वो एक नया कंपाउंड बन चुका है जिसकी अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इस वजह से वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। यही तो होता है केमिकल चेंज। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? क्या होती है? यही तो पढ़ा था हमने पहले चैप्टर में। नया प्रोडक्ट बनेगा और उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी बिल्कुल। हम देख के कह ही नहीं सकते कि अरे ये इनसे भी बना हो सकता है। जैसे पानी है, हाइड्रोजन क्या है? इनफ्लेमेबल गैस है। ऑक्सीजन के बिना तो आग ही नहीं लग सकती, यानी दोनों क्या है? जलाने वाली। और बना क्या उससे? पानी, जिसका इस्तेमाल हम आग बुझाने के लिए करते हैं। समझ में आ गई क्या? तो उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसके अंदर। समझ में आई बात? ठीक है। तो जो एसिड है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक बात है क्या। और जो बेस है वो सबके साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक जो हमारी मेटल्स है उन्हीं के साथ रिएक्ट करते हैं, गिनी चुनी के साथ, सबके साथ नहीं, ठीक है। जैसे क्या हो गया? जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके साथ रिएक्शन करते हैं बेस। समझ में आई बात? चलो तो एसिड और मेटल मिलेंगे तो क्या बनेगा? सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल ये HCl को जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक क्लोराइड, जो कि एक क्या है? सोल्ट यानी कि लवण होता है, ठीक है। और साथ में क्या निकली? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब हमने सोल्ट पढ़ा था तब मैंने तुम्हें बताया था कि वो जो हम खाते हैं वही सिर्फ सोल्ट नहीं होता, और भी दुनिया भर के सोल्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको टेबल सोल्ट नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात? इसी तरह जब बेस मेटल के साथ मिलता है तो भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होती है। समझ में आई क्या? ये फॉर्मूला, ये बेस हो गया। किसके साथ रिएक्ट किया? जिंक के साथ। हमने पढ़ा था कुछ खास मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है जिंक।
तो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है Na2ZnO2। ये भी क्या है, एक सोल्ट है। क्या है ये, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है, सोडियम जिंकेट इसका नाम होता है। ठीक है, और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब पेपर में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछते हैं बेटे कि आप कैसे पता लगाएंगे कि ये जो एसिड मेटल या बेस मेटल की रिएक्शन हो रही है, इसमें गैस तो निकल रही है, गैस तो निकल। देखो जैसे मैं टेस्ट ट्यूब लूंगा, ठीक है, उसमें मैंने एसिड मिलाया और मतलब कोई मेटल डाली नीचे, ऊपर से क्या मिला दिया, एसिड। तो मुझे इसमें से बुलबुले बुलबुले उठते दिखाई देंगे ऊपर की तरफ। ठीक बात है। अब बुलबुले तो हवा के ही होंगे, हवा मतलब किसी गैस के बुलबुले होंगे, हाँ या ना। तो हम ये कैसे कंफर्म करें कि ये जो गैस निकल रही है ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। हाँ सर, अगर हम कोई भी बर्निंग सब्सटेंस उसके पास लेके जाएंगे तो वो एक अलग पॉप साउंड करेगा। हाँ, इस टेस्ट को हम बोलते हैं पोप टेस्ट। क्या बोलते हैं, पोप टेस्ट। हमें पता है हाइड्रोजन कैसी गैस है, इनफ्लेमेबल गैस है, हाँ या ना। ठीक है, और बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल है। तो जब गैस निकल रही है तो मैं जलती हुई माचिस की तीली जब उसके ऊपर लेके आऊंगा, तो जब गैस इसके कांटेक्ट में आएगी तो छोटे छोटे ब्लास्ट होंगे, छोटे छोटे ब्लास्ट होंगे। उन ब्लास्ट में से कैसी साउंड आएगी, पॉप साउंड। अब ब्लास्ट सुन के ये मत समझ लेना कि ले भाई लेबोरेटरी उड़ गई, छोटे छोटे बहुत ऐसे ऐसी पोप 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 की आवाज आती है। ठीक बात है ना। तो ये होता है हाइड्रोजन का टेस्ट। क्या होता है ये, हाइड्रोजन का टेस्ट। तो पेपर में बहुत बार पूछ लेते हैं। रिएक्शन हो रही है, गैस इस वाली टेस्ट ट्यूब में से जाएगी जाएगी यहां बाहर निकलेगी। क्लियर है ना। तो इधर अगर हम क्या करेंगे, वो लेके आएंगे माचिस की तिल्ली। ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड वाला लगा दिया यहाँ, है ना। चलो कोई नहीं, इसको ठीक कर देंगे। ये लाइम वाटर वाला लगा दिया मैंने यहाँ, मतलब ऐसा ही है। टेस्ट ट्यूब में से क्या निकल रही होगी, हाइड्रोजन। माचिस की तिल्ली लेके आएंगे तो कैसी साउंड आएगी, यहाँ पर पॉप साउंड आएगी। क्लियर है। ये होता है हाइड्रोजन का टेस्ट। ठीक। उसके बाद सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था 9th के साइंस का 3rd और 4th चैप्टर, जो भी सिंबल है और जो भी इनकी वैलेंसी है वो लिख लेना। अगर किसी ने लिख के याद की है तो उसे पता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं। किसको पता है, कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटे कार्बोनेट CO3 2-, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 1-, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे बोला जाता है। ठीक बात है। तो जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, तो हमें सेम चीजें मिलती हैं, सोल्ट CO2 और H2O, सोल्ट CO2 और H2O। समझ में आई बात। ठीक है, जैसे एग्जांपल है HCl रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। कौन सा मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट कैसे बना, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, +1, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, 2-, हाँ या ना। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखेंगे, इसकी वैलेंसी, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3। ये तो 1 है तो इसके साथ तो और कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, तो क्या बन गया, Na2CO3। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें सोल्ट मिलेगा। ठीक है, जिस मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है उसी मेटल का हमें क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा। तो सोडियम का था तो सोडियम का सोल्ट मिल गया, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्लोराइड मिला, ये किस पे डिपेंड किया, हमने एसिड कौन सा लिया है। समझ में आ गई बात। ठीक है, साथ में निकली CO2 गैस और साथ में निकला पानी। ठीक बात है। इसको याद करने का तरीका बता दूं कि क्या क्या निकलेगा इसमें से। ठीक बात है ना। देखो सोल्ट तो बनना ही बनना, क्योंकि यहां से सोडियम आएगा और यहां से क्लोरीन आएगी। मुझे कैसे याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी,
क्योंकि ये क्या है, कार्बोनेट है। क्या क्या है ये, कार्बोनेट है। कार्बोनेट है तो CO2 गैस भी यहां से आएगी। अब जब क्लोरीन सोडियम के साथ चला गया तो बचा क्या, H बचा, 2H बचा क्या। और यहां से देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी ऑक्सीजन यूज हुई है, 2, तो एक ऑक्सीजन भी बचेगी क्या, तो 2H और एक O क्या बन गया, H2O। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं सिर्फ इक्वेशन को देख के कि इसमें क्या क्या बन सकता है। ठीक बात है क्या, पक्का। चलो तो ये तो हो गई किसके साथ रिएक्शन, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अब किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। इसको बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, सेम चीज बनेगी, क्या क्या, सोल्ट, CO2 और H2O, बिल्कुल सेम चीज बनेगी इसके अंदर भी। ठीक है, याद रखने का वही तरीका है। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब कौन सी गैस निकल रही है भाई, CO2। ठीक है, देखो यहां लगा दिया मैंने, ये यहाँ पर लगा दिया, ये लगाना मुझे वहां था और हाइड्रोजन वाला यहाँ लगाना था, लेकिन एक जैसे से फोटो थे तो पेस्ट इधर हो गया। अब इसको यहां समझ लो, देखो नीचे मेटल पड़ी है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें क्या डाल दिया मैंने, एसिड। तो अब क्या क्या बनने लग जाएगा, वाटर बनेगा, NaCl बनेगा, वो तो इसी में घुल जाएगा, नमक है पानी में घुल सकता है, इसी में घुल जाएगा। बची कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसके वेपर कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, उसके वेपर ऊपर की तरफ जाएंगे और इस टेस्ट ट्यूब में से होते हुए यहां से बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब ये जो दूसरी टेस्ट ट्यूब मैंने ले रखी है यहां पर, इसमें मैंने ले रखा है, बताओ क्या ले रखा है, लाइम वाटर, CaOH ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सॉल्यूशन है इसके अंदर। ठीक बात है। अब इसका सॉल्यूशन का क्यों लिया मैंने, ये लिया मैंने कि कौन सी गैस निकल रही है उसको टेस्ट करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन का टेस्ट क्या था, पॉप साउंड वाला टेस्ट था, इसका टेस्ट क्या है, ये वाला। ठीक है, कौन से वाला, लाइम वाटर वाला टेस्ट होता है इसका। कौन सा टेस्ट होता है, लाइम वाटर वाला। इसमें क्या होता है, देखो इसका सॉल्यूशन था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी गैस निकल रही थी हमें नहीं पता, जो भी गैस निकली वो जाएगी किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो अगर CO2 गैस है तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके वो बनाएगी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और कैसा कलर होता है इसका, व्हाइट कलर। कैसा होता है, व्हाइट। तो वो जो सॉल्यूशन होगा किस कलर का हो जाएगा, वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तो जो गैस जा रही है उसने सॉल्यूशन को व्हाइट कलर का कर दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वरना नहीं है। तो ये किसका टेस्ट हो गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हो गया। क्लियर है ये बात, दोनों के टेस्ट समझ में आए। देखो एप्लीकेशन बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं, पेपर हमारा ऐसे बनने लगता है तो डायरेक्ट की बजाय ऐसे क्वेश्चन हमसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक बात है क्या। इसका एक छोटा सा टेस्ट और होता है, अगर हम ये वाला ना करना चाहें या ये याद ना आए या इक्वेशन याद ना आए, वैसे तो तुम्हें यही याद रखनी है, लेकिन फिर भी ना आए तो एक बहुत मामूली सा टेस्ट और है कि भाई वो निकल रही है, क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। ठीक है, जैसे हमने ऐसे टेस्ट ट्यूब लगा रखी थी, यहाँ से गैस निकल रही थी ना, हम इसके पास जलती हुई मोमबत्ती माचिस की तिल्ली लेके आएंगे तो ये गैस इसको क्या करेगी, बुझा देगी। क्या करेगी, बुझा। ठीक बात है। जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें CO2 का यूज करते हैं क्या हम, हाँ या ना। तो CO2 में ऐसा क्या होता है जो गैस आग को बुझा देती है, बस वो क्या करती है, ऑक्सीजन से कनेक्शन काट देती है, इस वजह से आग क्या होती है, बुझ जाती है। समझ में आई ये बात, पक्की बात है। तो ये दो टेस्ट है, याद हमें ये वाला रखना है, अगर बाई चांस भूल जाओ तो इसको लिख के आ सकते हो। अब एग्जामिनर के ऊपर है वो तुम्हें इस पे मार्क्स देगा या नहीं देगा। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, दो चीजें। अगर मैं क्या करूं कि ये रिएक्शन होने के बाद भी, ये होने के बाद भी फिर भी मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाता रहूं और देता जा रहा हूं, एक्सेस में दे दी मैंने, तो क्या होगा, ये हमारा CaCO3 है वो किस में बदल जाएगा, CaHCO3 ट्वाइस में बदल जाएगा, CaHCO3 ट्वाइस में बदल जाएगा। और ये जो होता है ये पानी में सोल्यूबल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सोल्यूबल नहीं होता,
उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। लेकिन फिर भी मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालता जाऊंगा तो ये किस में बदल जाएगा फिर, CaH3O ट्वाइस में बदल जाएगा, जो पानी में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ठीक बात है। अब ये तो हुई एसिड की बात कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O यानी कि वाटर बनाते हैं। ठीक बात है क्या। अब अगर हम बेस की बात करें तो बेस मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्लियर है ये बात, कोई डाउट इसमें, पक्का, ठीक है। चलो आगे। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में ही रिएक्ट करवा दूं, एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट, तो क्या होगा, ये जब हम सोल्ट पढ़ रहे थे कल तो हमने पढ़ा था, क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई या फिर न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या बनाएंगे, सोल्ट और वाटर। ये तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है कि जिस भी इक्वेशन में या जिस भी रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारे सोल्ट और वाटर हैं, सोल्ट और, तो वो रिएक्शन कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। वो इस चीज को तुम्हें याद रखना है, याद रखना है, घोट के पी लेना है तुम्हें। जहां पर भी तुम्हें प्रोडक्ट में दिखे सोल्ट प्लस वाटर तो समझ जाओ कि जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, उसमें एक एसिड है और एक बेस है। क्लियर है ये बात। चलो, तो क्या होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सोल्ट और वाटर यानी कि लवण और पानी या जल हमें मिलता है। ठीक बात है। अब ये बात याद रहेगी, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। ठीक बात है। क्या पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक बात है क्या, मतलब क्या होना चाहिए, अगर दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे रहे हैं तो ये जो सॉल्ट बना है ये ना तो एसिडिक होना चाहिए और ना ही बेसिक होना चाहिए। क्लियर है क्या, क्या हमेशा ये ऐसा होता है, ठीक है, वो जानेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक में हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल। जैसे HCl को मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। पक्का, ठीक है। चलो, अब यहां से मैं तुम्हें दो चीजें समझाऊंगा। सबसे पहला यहाँ क्या हो रहा है और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ठीक बात है। अब यहाँ क्या होता है, देखो ये दोनों सॉल्यूशन है बेटे, ये दोनों क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है दोनों। ठीक बात है। इनको पानी में घोलेंगे तभी ये दोनों रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने HCl का पाउडर लिया, NaOH का पाउडर ले लिया और दोनों को आपस में मिला दिया तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। समझ में आई ना बात, पक्की बात है। तो क्या होता है जब मैं HCl को पानी में घोलूंगा, ये हो जाएगा क्या, आयंस में टूट जाएगा और वो भी पूरी तरह टूट जाएगा क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, Cl। Cl का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह शुरू में क्या आ रहा है, Na का मतलब क्या हो गया, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या बना देते हैं, NaCl। बचा क्या, H प्लस और OH माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो H क्या हो गया, H2 और क्या बचा, तो यहां से बनता है हमारा सोल्ट और यहां से बनता है हमारा। समझ में आ गई क्या होता है इसमें, ठीक बात है क्या, पक्का। चलो, अब तुमसे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो मेरे पास HCl का पाउडर है, मान लो मेरे पास किसका पाउडर है, HCl का पाउडर है। ठीक बात है, यहाँ पड़ा हुआ ढेरी पड़ी हुई है इसकी। मैं ब्लू लिटमस पेपर लेके आया, कैसा, और इसमें डाल दिया मैंने, तो क्या होगा आप, एसिड तो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, हाँ या ना। तो क्या ये ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा क्या, पाउडर में डालूंगा तो, अगर मैं इसे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हाँ, एसिड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कौन से आयन है, H प्लस आयन है। अगर ये पाउडर है तो H प्लस आयन Cl आयन से अलग होंगे ही नहीं, और जब तक ये अलग नहीं होंगे तब तक ब्लू लिटमस इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा।
समझ में आ गई ना। तो अगर ये पाउडर है, अगर ये तो हम इसका पता नहीं लगा सकते। ठीक है, कभी करके देखना है ऐसे। क्या करके देखना, खट्टी टॉफी आती है ना कहीं खट्टी टॉफी, अपनी जीभ को ना पूरी तरह साफ कर लेना, बिल्कुल सुखा देना। ठीक है, और उसके बाद जीभ के ऊपर टॉफी रखना, तो बताना तुम्हें उसका खट्टा स्वाद आया या नहीं आया। ठीक बात है, करके देखोगे एक बार ऐसे, बताना फिर मेरे को अगले। क्योंकि जब तक वो खट्टी टॉफी में एक्वस या पानी नहीं मिलेगा तब तक आयंस अलग नहीं होंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा उस चीज का। समझ में आई क्या बात। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, अगर हमारे पास पाउडर फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है कोई भी एसिड, तो वो कोई भी इंडिकेटर उसकी पहचान नहीं कर सकता। ठीक बात है, चलो आगे। अब हम वापस उस सवाल पे आते हैं कि क्या बनता है, सोल्ट बनता है, ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक। क्या हमेशा ही ये न्यूट्रल होगा, क्या हमेशा ही ये नहीं, ये डिपेंड करता है एक चीज पर। किस चीज पर, कि मैंने कैसा एसिड लिया है और कैसा बेस लिया है। ठीक बात है, कैसे एसिड कैसे बेस का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, वो दो स्ट्रॉन्ग आदमी लड़ रहे हैं एक दूसरे से बराबर, समझ गए ना, दोनों मारेंगे एक दूसरे को और दोनों लास्ट में खुद ही घायल होके गिर जाएंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा उस टाइम पे। समझ रहे हो ना इस बात को। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो सोल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। न्यूट्रल मतलब उदासीन, ना तो वो एसिडिक होगा ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारकीय होगा। समझ में आ गई ये बात। चलो, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, जैसे इसका एग्जांपल तो हम पढ़ के ही आ चुके हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग लिए थे, तो जो नमक बनता है हम खाते हैं उसे, ना तो वो खट्टा लगता ना तो वो कड़वा लगता, न्यूट्रल है वो तो। ठीक बात है, लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, समझ गए ना। अब ताकतवर आदमी क्या करेगा, पीट पीट के गिरा देगा, यानी उसका प्रभाव हो जाएगा, उसका प्रभाव हो जाएगा, तो सोल्ट तो बनेगा, सोल्ट तो, लेकिन वो कैसा सोल्ट होगा, एसिडिक सोल्ट। कैसा सोल्ट होगा, एसिड। समझ गए क्या बात को, पक्का। ठीक है, अगर मैं उल्टा, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH, अगर OH के साथ NaI, KI या CaI तो स्ट्रॉन्ग है, वरना तो वीक है। तो वीक बेस है क्या, तो स्ट्रॉन्ग, सॉरी, अच्छा हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक। तो ये जो NH4Cl बनता है ये एसिडिक नेचर का होता है, यानी अम्लीय होता है ये। ठीक बात है क्या। चलो, अगर अब मैं उल्टा कर दूं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग में, तो ये इसको मार देगा, तो फिर जो सोल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक सोल्ट होगा। समझ में आई क्या बात। जैसे CH3COOH हमने डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बन वाला और ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, वीक होते। साथ में मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो बनेगा CH3COONA, ये होता है, बोलो, बेसिक नेचर का। ठीक है ना, ये साबुन का इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, ये सोडियम सोल्ट है तो सोल्ट ही है, सोडियम सोल्ट है किसका, एसिड का। सोडियम सोल्ट है किसका, एसिड का। अभी हम 4th चैप्टर में इसके बारे में पूरा खोल के पढ़ेंगे, साबुन कैसे बनता है। ठीक बात है, कई बार नहाते नहाते मुंह में चला जाता है ना साबुन, हाँ या ना, कैसा लगता है, लक्स हो तो, और लाइफ बॉय होता है, ऐसा ही होता है क्या, या दोनों ही कड़वे लगते हैं, दोनों ही कड़वे लगते हैं। ठीक बात है, क्यों, वो इस वजह से, क्योंकि वो इससे या ऐसी किसी चीज से बने होते हैं, है तो सोल्ट, लेकिन कैसा सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है, इसलिए कड़वा लगता है। ठीक बात है क्या। चलो, और अगर मैं दोनों ही क्या ले लूं, वीक ले लूं, तो फिर वही, अब दोनों मरियल से हैं, लड़ेंगे, दूसरे को मार के दोनों ही गिर जाएंगे, तो फिर इसलिए क्या बनेगा वो। ठीक बात है क्या, है ना। तुम एक दूसरे को क्यों देखने लग जाते हो, स्ट्रॉन्ग वीक देखते हो क्या अच्छा चलो ठीक, समझ में आ गई क्या। सोल्ट के टाइप, किस किस टाइप का सोल्ट इसमें बनता है, प्रिंस, पक्का, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है,
हर एक के साथ हर एक का एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए एग्जाम्पल भी। चलें आगे। अब इसका उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है, क्या है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसका हम कहां कहां पर अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये करने से पहले मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जैसे मान लो तुम लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, ठीक बात है क्या, और एसिड है, एसिड से काम कर रहे हो लेबोरेटरी में, कंसंट्रेटेड एसिड नहीं है, मतलब ज्यादा एसिड और कम पानी नहीं है, वो कैसा है, डाइल्यूटेड है, कैसा है, तनु कर रखा है हमने, पानी मिला रखा है उसमें, लेकिन है तो एसिड, गिरेगा तो जल जाएंगे। मान लो काम करते 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 और ईशा के साथ छपाक जैसी सिचुएशन बन गई, मान लो उछड़ा और यहां पर लग गया मान लो, तो क्या करोगे, क्या ढूंढोगे, पानी या फिर बेस, क्या ढूंढोगे, बेस ढूंढोगे, है ना। क्योंकि मान लो यहां गिर गया, मैंने पानी और चला दिया, पानी और बहा ले जाएगा उसे अपने साथ, तो जहां पहले ईशा यहां से जल रही थी, अब ईशा का पूरा हाथ जल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या ढूंढने भागेंगे, बेस, ठीक है। हम कोई डाइल्यूटेड बेस लेंगे, उसको जहां पर ईशा के एसिड गिरा है वहां पर गिरा देंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और छपाक को बनने से बच जाएगी। क्लियर हो गई क्या बात। तो अब वो तो हो गया वहां पे, ठीक है। अब बस यही यहां पर हमने इस्तेमाल करा है, इसका कहां पर इस्तेमाल किया है, इनडाइजेशन, ये ठीक है। इनडाइजेशन मतलब जो खाना नहीं पच रहा मेरा, है ना, उसको अपच बोलते हैं, या पेट में जलन होती है। तो उसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था एसिड में, जो हमारे पेट में निकलता है एसिड कौन सा होता है, एसिड निकलता है ना हमारे पेट में, जब वो ज्यादा क्वांटिटी में निकल जाए तो पेट में क्या करने लग जाता है, जलन, खाना ढंग से पचना बंद हो जाता है। तब हमें क्या करना है, उस ज्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो हमें क्या पीना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि NaOH की बोतल खोली और ऐसे नहीं हो क्या है, एंटासिड आते हैं, क्या आते हैं, एंटासिड, जैसे इनो है क्या, डाइजीन है क्या, है ना, वो एंटासिड होते हैं, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इन डाइजेशन ठीक करने के लिए आप कौन सा एंटासिड लेंगे, तो वहां इनो मत लिखाना मेरे बेटे, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि इनो तो ब्रांड का नाम है, इनो ब्रांड का नाम, ठीक है ना। हम वहां पर लिख के आएंगे क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या लिख के आएंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये एक एंटासिड होता है जो पेट में जाके HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया। डाइजीन वगैरह होती हैं, उनके अंदर यही होता है। इनो लिखोगे तो गलत है भाई, 0 नंबर मिलेंगे। अब तू दुकान पे जाके यूं कही गया एंटासिड दे दे, वो तो पहले 4 तो थप्पड़ मारेगा तेरे, नुका एक तो हिंदी में बोल, समझ गई। जो ब्रांड चल रहा है, जो ब्रांड चल रहा है, अब तू दुकान पे जाके यूं बोलती है भैया कोलगेट दे दो, चाहे तुझे लेके पेप्सोडेंट आना हो, कहेगी क्या जाके, कोलगेट दे दो मुझे, क्योंकि ब्रांड जो चल गया वही है उसमें, फिर समझ में आ गई ना, ठीक बात है क्या। एक बार जाके मांगियो इनसे ही, दीदी से मांगे, नुका एक एंटासिड देना मेरे को, फिर देखिए वो क्या देती है तेरे को, और आगे मुझे दिखाइयो, देखो भैया ये एंटासिड दिया, ठीक है क्या। इसलिए इनो नहीं लिखना, इनो ब्रांड का नाम होता है, ऐसे कुछ भी डाइजीन मत लिखाना वहां पे, क्या लोगे, डॉक्टरों का भरोसा, डाइजीन लेंगे हम तो गलत हो जाएगा वही मामला तो, ठीक है। इसी तरह मधुमक्खी काटती है, ओ भाई मधुमक्खी काटने पे तो मैंने कितने वो होते देखे हैं, रगड़ दिया नींबू वहीं पे, अब लोहा रगड़ दिया। अब एक बात बताओ मुझे, हमने पढ़ा था बी स्टिंग में या एंट स्टिंग में, है ना, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। अरे क्या है वो, एसिड ही है ना, और नींबू में भी क्या है, एसिड। जब एसिड ही जलन कर रहा है स्किन के अंदर, तो तुम ये सोच रहे हो ले नींबू रगड़ने से जलन कम हो जाएगी, ऐसा होता है क्या कभी, ठीक है। और लोहा क्या करेगा, है ना, तो इसलिए वहां पर ये लोहा लकड़ नहीं लगाना हमें, वहां पर क्या लगाना है, बेस, क्या लगाना है, बेस, ठीक है। घर में वो खाने का सोडा होता है ना, उसको थोड़ा सा पानी में मिला और लगा लो, सूखा लगाने से कोई फायदा है नहीं, सूखा लगाने से क्यों फायदा नहीं, यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगी ना बेटे, क्योंकि OH- अलग ही नहीं हो पाएगा उसका,
और रिएक्शन तो वो OH माइनस ही जाके ही करेगा, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा वो। समझ रहे हो ना इस बात को? तो थोड़ा सा पानी में मिलाओ, उसे लगा लो, बहुत जल्दी आराम मिलेगा, बहुत जल्दी वाकई में। अगली बार करके देखना, पर इसके लिए मधुमक्खी से मत कटवाना खुद को, ठीक है। तीसरा है सोइल ट्रीटमेंट। सोइल ट्रीटमेंट मतलब मिट्टी, हम पौधे उगाते हैं ना, ठीक है, तो मिट्टी में ना एक, हम आगे पीएच पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पीएच वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूं, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा। तो मिट्टी का एक फिक्स पीएच होता है पौधे उगाने के लिए, है ना, लगभग 5.5 के आसपास, 5.5 से 6 के बीच में। अगर उतना पीएच है तो पौधे उगेंगे उसके अंदर, वरना नहीं उगेंगे। अब मान लो एसिड रेन हो गई। एसिड रेन पता है ना क्या होती है? पता है? हाँ, ठीक है। सल्फर की गैस जब पानी आता है तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके और H2SO3 H2SO4 ऐसे, या फिर HNO3, ये वाले एसिड बना देती हैं और वो मिट्टी में गिरते हैं, ठीक है। होते तो बहुत डाइल्यूटेड है वो, लेकिन जब मिट्टी में गिरते हैं तो मिट्टी को क्या बना देते हैं? एसिडिक बना देते हैं, तो उगेगा ही नहीं उसमें, ठीक है। अब नहीं उगेगा तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? बेस डालना पड़ेगा। बस तो मिट्टी में बेस मिलाते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और फिर उसके बाद हम उसमें आराम से खेती कर सकते हैं। इसी तरह फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसमें भी बहुत सारे, वो वेस्ट भी एसिडिक ही होता है, तो उसको नदी नालों में मिलाने से पहले, मतलब सरकार तो ये कहती है और फैक्ट्रियां भी यही कहती हैं कि हम ये करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, मतलब उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन करते नहीं है, झूठ बोलते हैं। यमुना इतनी गंदी हो रखी है, वो किस वजह से हो रखी है? समझ गए ना? ठीक है। अब ये क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे भी डलेगी इसलिए ज्यादा नहीं, लेकिन भाई जो कहा जाता है और जो होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। समझ गए ना? अगर ये सब ट्रीट होके जाता पानी के अंदर तो क्या इतनी गंदी होती? वहां पर नहीं होती। ठीक, पता नहीं हर साल कितने हजारों करोड़ रुपए नदियों को साफ करने में लगा दिए जाते हैं। अब नदी तो साफ होती नहीं, पता नहीं क्या साफ होता है उसका, क्या ही होता, ठीक है ना। अरे ऊपर का भी नहीं साफ होता यार, कहाँ क्या साफ होता है? मतलब गंदा नाला भी बहता हुआ यमुना से साफ मिल जाएगा आजकल कहीं तुम्हें, समझ गए। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आई ना ये बात? ठीक है क्या? अगला ये बेटे, ये जो दो टॉपिक अगले मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये तीनों स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है क्या? और आज के लास्ट टॉपिक है ये हमारे। एसिड की रिएक्शन किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक बात है। एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं तुम्हें एक चीज दिखाने वाला हूं और तुम बताना मुझे कि उसे देख के तुम्हें क्या लग रहा है, ठीक है। उसे देख के तुम्हें क्या लग रहा है? जैसे यहां लिख देता हूं मैं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड से मिला मुझे सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। दिख रहा है क्या सबको? एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड से मिला मुझे सोल्ट प्लस वाटर, मिल गया क्या? किस टाइप की रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है? सोल्ट और, तो कैसी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। लेकिन फिर मैंने क्या बताया था? अगर यहां पर सोल्ट वाटर है तो इधर पक्का एक एसिड होगा और एक बेस होगा, तो एसिड तो हमने ले ही रखा है। दूसरा क्या है? मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। याद रहेगी ना ये बात? इसमें से बहुत बार लगभग हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे ये एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड होगा, कैल्शियम मेटल है, इसके साथ रिएक्शन हाइड्रोक्लोराइड, तो मुझे मिला कैल्शियम क्लोराइड और साथ में वाटर, ठीक बात है क्या? तो यहां से मुझे क्या पता चला? कैसा नेचर हो गया इसका? बेसिक नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया? बेसिक नेचर हो गया। सही बात है क्या? और ये ज्यादातर हमें इसका बेसिक नेचर जो है
ज्यादातर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ देखने को ही मिलता है। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक बात है, मेटल ऑक्साइड का। लेकिन नेचर तो बेसिक हो गया ना इनका, समझ में आ रही हो क्या बात? अच्छा, अब एक बात पूछूंगा तुमसे, तो इनका नेचर कैसा हो गया? बेसिक। कैसा हो गया बेटे? पक्की बात है क्या? अगर इनका नेचर बेसिक हो गया तो क्या ये बेस के साथ रिएक्शन कर पाएंगी? बोलो, नहीं। इसलिए मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ठीक बात है क्या? तो अगर मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करती है तो बेस के साथ कौन रिएक्शन करती है? नॉन मेटल ऑक्साइड। कौन करती है? नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक बात है क्या? जैसे अब पहले यहां लिखता हूं मैं, क्या हो गया? बेस प्लस में नॉन मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा सोल्ट प्लस, तो भाई कैसी रिएक्शन हो गई? न्यूट्रलाइज, उदासीनीकरण हो गई। तो इधर एक एसिड होगा, एक बेस होगा। बेस तो हमने ले ही रखा है, इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है? एक, है ना। अब एसिड नहीं है, लेकिन इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। नेचर कैसा होता है इसका? एसिडिक नेचर होता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति होती है इसकी। समझ में आ गई बात? जैसे यहां पर रिएक्शन को देखो, CaOH ट्वाइस क्या है? बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन तो नॉन मेटल है ना, तो क्या हो गया? ये नॉन मेटल का ऑक्साइड। जब इससे रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट सोल्ट है, और साथ में क्या मिलेगा? H2O। साथ में क्या मिलेगा? H2O। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। अच्छा, अब इसका नेचर हमें कैसा मिला बेटे? एसिडिक। तो क्या ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या? इसलिए नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। सर क्या मेटल ऑक्साइड और फिर नॉन मेटल ऑक्साइड एक साथ रिएक्ट कर सकते हैं? मेटल ऑक्साइड और एक साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एक एसिड की नॉन मेटल बेस। अब वो डिपेंड करता है बेटे कंडीशन पे। ठीक है, जैसे अगर मैं उसका सॉल्यूशन बना, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है मेरे पास, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। मैं इसको पानी में मिला दूंगा, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और उसके बाद ये CO2 के साथ रिएक्ट कर पाएगा क्या? हाँ, क्या बनाने के लिए? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसे बना? इसको पानी में मिला के ही तो बना है। ठीक बात है क्या? लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर डालूंगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। चलें आगे। अब एक होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इस हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब वो नेचर भी होगा और वो नेचर भी होगा, यानी उसमें एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है। ठीक बात है क्या? कैसे? जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेसिक नेचर दिखाएंगे, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक नेचर दिखाएंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। ठीक है, एसन क्या होता है? टिन होता है। ठीक बात है क्या? ये इसके एग्जांपल हैं। जैसे एक एल्यूमिनियम से लेके देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या मिल रहा है? सोल्ट और वाटर। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पक्का क्या है? एक बेस है। तो यहां पर कैसा नेचर हो गया इसका? बेसिक नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया? बेसिक नेचर। ठीक है, और अगर वहीं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें तो, ठीक है, तब भी देखो क्या मिला? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या मिला? सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ में क्या मिला? पानी, यानी सोल्ट और वाटर। तो अगर ये बेस है तो ये पक्का क्या है? एसिडिक है। क्या है ये? तो ऐसे ऑक्साइड जो इधर चला मैं उधर चला होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड उन्हें बोला जाता है। क्लियर बात है ये? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आज के लिए बेटे इतना ही। अब अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम पीएच, अगला हमारा टॉपिक कौन सा है? पीएच। ठीक बात है, उससे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।